गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समास विषय का अध्ययन करेंगे। समास विषय में हमने थोड़ा पीछे भी पढ़ा था, उसी क्रम में हम पढ़ेंगे। तो हमारा बिंदु या यूं कहें टॉपिक क्या है? समास है। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण रूप में देखा जाए तो क्या है? ये सम प्लस में आस है। तो यहाँ एक उपसर्ग है और एक क्या है? मूल है। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ा भी था समास के कितने भेद होते हैं? 4। और समास के कितने भेद भी होते हैं? 6 भी होते हैं। सामान्यतः प्रश्न पूछा जाए तो समास के भेद कितने हैं? 6 ही है। 4 भेद कब होंगे? जब नाम विशेष देगा। इसके अंदर एक ही नाम है, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु नाम का जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया है? समास 4 ही माने हैं। ठीक है, अब देखिए सीधा जो प्रश्न बनता है उसमें देखा जाए तो पहला हमारा समास कौन सा है? अव्ययभाव। पहला समास कौन सा है? अव्ययभाव समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? द्वंद्व समास। और चौथा बहुव्रीहि समास। ये तो 4 माने कामता प्रसाद ने। इसी के साथ जो ये तत्पुरुष है, इस तत्पुरुष के साथ क्या जुड़ जाता है? यहाँ कर्मधारय और द्विगु समास। तो ये कुल हमारे 6 समास पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे? इस अव्ययभाव समास को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अव्ययभाव समास है। चलिए, इसके अव्ययभाव समास के कितने भेद हैं? 3 भेद, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। क्या है? पहला तो है अव्यव, इसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग प्लस में क्या है? संज्ञा। एक भाग तो इसका ये पहला भाग हो गया। और दूसरा भाग है इसके अंदर कौन सा? जो संज्ञा बाद में है तो संज्ञा क्या आ जाएगी? संज्ञा पहले आएगी। संज्ञा प्लस में क्या है? अवयव के, उसके अंदर भी कुछ शब्द है। और तीसरा जो इसका भाग है हमने देखा पुनरावृत्ति। कौन सा? पुनरावृत्ति वाले जो शब्द हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? अव्ययभाव समास में आते हैं। तो ये 2 भाग तो हमने कल पढ़ लिए थे, पूरे हो गए थे ना। अब बात आती है हमारा जो ये पहला जो भाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है। अब देखिए अवयव का मतलब, अवयव का मतलब कि वे उपसर्ग या वे शब्दांश, वे उपसर्ग या वे शब्दांश जो अपना अर्थ नहीं छोड़ते। तो यहाँ शब्द है, इस अवयव का यदि टुकड़ा किया जाए तो क्या होगा? ए व्यय प्लस में क्या होता है? ई, यानी जो खर्चे नहीं हो। तो यहाँ ए उपसर्ग है, व्यय मूल, और ई क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो ए का अर्थ क्या था? नहीं। व्यय का मतलब खर्च, और ई का अर्थ क्या है? वाला। जो खर्चे नहीं होने वाला, यानी जो अपना अर्थ न छोड़ने वाला है, अर्थ न छोड़ने वाला, ये है इसकी आरंभिक बात। अब हम विस्तार पूर्वक इस अव्ययभाव समास का जो ये पहला भाग है, इस पहले भाग का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमने पढ़ा था क्या थे कुल? इसके अंदर कुल क्या है? 17 उपसर्ग आते हैं। मुख्य रूप से क्या आते हैं? कुल इसके अंदर 17 उपसर्ग आते हैं। अब इसको हम यहाँ पुनः ऊपर लिखते हैं, अव्ययभाव समास। चलिए, इसका पहले भाग के रूप में देखा जाए तो हमने पहले देखे भी थे। कितने उपसर्ग है? आ, अति, अनु, उप, यथा, यावत, प्रति, वि, नि, और दूसरा नी भी है, विसर्ग वाला भी। नी, सह, सह, सम, सम में मैं क्या है? हलन, सम, भर, बे, बा और हर। ये वो 17 उपसर्ग है जिनसे कोई भी शब्द आरंभ हो वो किस में आएंगे? अव्ययभाव समास में आएंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला क्या है? आ उपसर्ग है। तो देखिए आ से क्या बनता है? आ उपसर्ग है। आ का अर्थ क्या होता है? कल भी हमने पढ़ा था, तक, पर्यंत और पूर्णतः, ये भी आता है। और से लेकर और तक तक। अब देखिए आ में से गिनती के शब्द है, जैसे साधारण शब्द आते हैं। जैसे शब्द क्या है? आजीवन, आमरण, आजन्म, आकंठ। और एक ही अच्छा शब्द है, क्या है? आबाल वृद्ध। और दूसरा कौन सा है? आ जानू बाहु।
आजानुबाहु, ये दो ही शब्द महत्वपूर्ण है इसके अंदर। अब होगा क्या कि ये जो अर्थ लिखे इनमें से यहाँ क्या होगा, ये जो आरंभ में आ है ये वहाँ से हट जाएगा, ये क्या होगा वहाँ से हट जाएगा और वहाँ इसका क्या लगेगा, अर्थ लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, इसका अर्थ लगेगा। ठीक है, तो अर्थ में जैसे आजीवन तो क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत, क्या होगा, जीवन पर्यंत, या यूं कह सकते हो कि जब तक जीवन तब तक। पेपर में ये आ गया तो ये तो क्या है, सामासिक शब्द है, ये क्या है, सामासिक शब्द है। और जीवन पर्यंत क्या हुआ, उसका विग्रह हो गया। ये दे देगा तो ये बताना है और ये दे देगा तो ये बताना है, और इन दोनों को दे देगा। ठीक है, तो सीधा पूछ सकता है इसमें कौन सा समास है। तो आमरण का मतलब मरण तक, आ जन्म क्या हो जाएगा, जन्म तक, या यूं कह सकते हो जब तक जन्म है तब तक। आकंठ, कंठ तक। ठीक है, आबाल वृद्ध, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्या होगा, बालक से लेकर वृद्ध तक। ये है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी। आबाल वृद्ध, बाल का मतलब क्या है, बालक, तो ये तो क्या है, विग्रह है, ये क्या है, विग्रह, और ये क्या है, समासी के शब्द है। दूसरा शब्द है क्या है, आजानु बाहु, तो क्या हो जाएगा, जानू से लेकर बाहु तक। आजानु बाहु वन वर्ड है, क्या अर्थ होगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। तो जानू शब्द का अर्थ क्या होता है, घुटना होता है, और बाहु का अर्थ क्या होता है, भुजा होता है। ये था हमारा अविभाज्य समास। यहाँ से एक ही घुमा के प्रश्न दे सकता है जो हमारे कारक का आता है, क्या नाम है, अपादान कारक, और उसको क्या लिख देगा, वो अपादान लिख देगा। आपसे वो सब शुद्धि में ऐसे शब्द पूछ सकता है, तो ये तो गलत है और ऊपर वाला क्या है, सही है। ठीक है, जैसे शब्द होता है ए नाम, शब्द क्या है, ए नाम, तो ध्यान रखना यहाँ ए है और हमारा कौन सा चल रहा है, आ का। ये तो था हमारा आ उपसर्ग का। अब इसके अलावा कोई भी शब्द है जिसमें आ आता है आगे, ठीक है, क्या है, आ आता है, तो वहाँ कौन सा समास होगा, अविभाज्य समास होगा। इनमें से क्या लगेगा, कोई सा अर्थ लगेगा। अब क्या है कि वहाँ ये जो पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा हुआ है, वहाँ देखेंगे तो अर्थ भी हमें समझ आ जाएगा। समस्या क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ हमें उपसर्ग याद करने की रहेगी। ये था हमारा आ उपसर्ग का। ठीक है, कोई भी एग्जाम का प्रश्न उठा लो, उसमें आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, यही शब्द हैं। क्यों कि शब्द ये तो इनको ही उठा के लिखा जाएगा। जैसे क्या है, एक शब्द और है, आ करण, ये भी करण तक, करण माने क्या है, कान, तो यहाँ इसमें ये कह दे आ करण, ये करण अलग है और ये करण क्या है, अलग है। ये करण तो अर्थ क्या है, कर्ता के रूप में, क्या है, कर्ता कारक जो आता है उस रूप में। ठीक है, और वो करण नाम लिखते हैं अपने महाभारत वाला, वो क्या है, ये करण। ठीक है, ये तो था हमारा आ का। ठीक है, अब हम देखेंगे अति उपसर्ग के जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपके परीक्षा में जो है वो उपसर्ग नहीं दिया है, समास दिया हुआ है। जैसे कुछ परीक्षाओं में क्या है, जो जितने भी हिंदी विषय के टॉपिक है उसमें से कुछ को हटा दिया जाता है और कुछ को उसमें रख लिया जाता है। तो आपके एक उपसर्ग नहीं है, लेकिन आपको उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा। क्यों कि आपके प्रत्यय दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रत्यय। तो जिसको उपसर्ग नहीं आएगा उसको प्रत्यय नहीं आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ हमारे दूसरे उपसर्ग की, क्या है, अति। तो सबसे पहले अति का अर्थ देखिए। अति का अर्थ होता है अत्यंत, अतिक्रमण और अधिकता। देखिए ऊपर लिखे उपसर्ग है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ समास रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, समास। लेकिन समास के अंदर, अव्ययभाव समास के अंदर उपसर्ग आते हैं जिनको अवयव कहते हैं। अवयव कह दो या उपसर्ग कह दो, क्योंकि अवयव में ही क्या आते हैं, उपसर्ग आते हैं। अवयव में क्या आते हैं, उपसर्ग आते हैं। अति के कितने अर्थ है, अत्यंत, अतिक्रमण और अधिकता, सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए अति, और ये अति, और ए के आगे अध आता है, और ये। अब देखिए इस संसार में जहाँ अति उपसर्ग लगा है वहाँ तीन ही रूप है, चौथा रूप बना ही नहीं है। ध्यान दीजिए, सबसे अच्छी बात, समझने की बात है। दुनिया में कोई भी शब्द है
उसके आगे अति लिख दे, यहाँ एक वर्ण दे दे, यहाँ 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या है, अति उपसर्ग लिख दिया, उसके आगे कुछ भी लिख दे, हमें अर्थ आए या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे यदि समास पूछे तो आप क्या करोगे, इस अति को वहां से हटा देंगे और इनमें से जो भी बोलने में सही लगे उसको अर्थ लगा देंगे, और आगे वाला सीधा का सीधा ही पढ़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समास कौन सा हो जाएगा, अविभाज्य समास। क्यों कि इसके आगे यदि व्यंजन आ जाता है तो इसका रूप बदलेगा नहीं, अति का अति रह जाता है। जैसे क्या है शब्द देखिए, अतिसार, अतिचार, अतिशय, ये है अति के सीधे रूप है, सीधा का सीधा अलग कर दिया, कुछ भी नहीं है। पेपर में समास पूछे तो क्या करेंगे, अतिसार, अत्यंत सार, अतिचार, अत्यंत चार। चार का मतलब चार नहीं है यहाँ, आचार, आचार का मतलब व्यवहार है। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा शब्द है। एक है अचार और एक होता है आचार। हम जो खाते हैं वो कौन सा होता है, ए वाला होता है या आ वाला होता है? शाबाश शाबाश। हम बोलते गलत हैं, हम बोलते क्या है, गलत है। आचार माने तो होता है व्यवहार, चाल चलन, वो क्या होता है, आचार होता है, अचार। ये तो है खाद्य पदार्थ, ये तो क्या है, खाद्य पदार्थ, और ये क्या है, व्यवहार है। अब देखिए यहाँ आ दिख रहा है, इसका मतलब ये उस रूल में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, ऊपर वाले आ में। जैसे आचार का कह दे, उपसर्ग मूल पूछे तो क्या है, आ तो उपसर्ग है, चार क्या है, मूल है। चार का मतलब चार संख्या नहीं है, चार का मतलब क्या है, चार संख्या नहीं है। टुकड़ा करेंगे तो चार ही बताएंगे, लेकिन चार का अर्थ क्या होगा, आचार ही होगा। तो इसमें आ अलग हो गया क्योंकि चार के साथ आ लग जाएगा। तो आचार का मतलब क्या होगा, आचार का अतिक्रमण, आचार का अतिक्रमण, ठीक है। और ये कौन सा है, खाद्य पदार्थ। चलिए अब हमारा क्या चल रहा था, अति बिंदु चल रहा था। अब देखिए जहां ये अति दिखता है, दुनिया का कोई भी शब्द हो, आपको अर्थ आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछ रहा है समास, तो बिना सोचे समझे उसमें अविभाज्य समास बता दूं। क्यों कि ये रूप कब होता है, ये रूप दीर्घ स्वर संधि में होता है, उसकी मात्रा बदल जाती है। बहुत ही अच्छे शब्द है, अतीव, अतीत, अतीन्द्रिय, ये शब्द है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी मात्रा बदल गई, रूप बदल गया। क्यों कि ध्यान दे, दुनिया में ये रूप है नहीं, रूप तो कौन सा है, ये वाला ही है। ये मात्रा बदली कैसे, दीर्घ स्वर संधि होने से बदली, और हमारे दिमाग में चलता है कि शायद ये रूप है। आपसे क्या पूछेगा समास, तो जहां ऐसे शब्द आ जाए अतिव, अब इनमें से कोई अर्थ लगेगा, यहाँ इनमें से क्या लगेगा, कोई अर्थ है। समास विग्रह क्या होगा, अतिसार, तो क्या होगा, अत्यंत सार, सॉरी अतीव है, अत्यंत इव, अत्यंत इव। अतीत क्या होगा, अत्यंत इत, इत क्या है, प्रत्यय। अब क्या है, देखें कौन सा सही लग कौन सा है वही लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप तीनों में कौन सा लगा रहे हो, क्योंकि पेपर में जहां आपके उच्चारण में सही लगे आप उस चीज को लिख दीजिए। अतीन्द्रिय क्या है, इंद्रियों का अतिक्रमण, इंद्रियों का अतिक्रमण बहुत ही अच्छा शब्द है। सब शुद्धि के लिए अतीन्द्रिय, यानी जो चीज हमारी आंखों से परे है, दूर है, उसे क्या कहा जाता है, अतीन्द्रिय। अब देखिए ये तीसरा रूप क्या है, जैसे अच्छे शब्द है, अत्यंत, अत्यावश्यक, अत्यल्प, सब देख लिए। अत्याधुनिक, इसका मतलब क्या है, ए के आगे अद आता है और क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है। ध्यान रहे यहां होंगे यण संधि वाले उदाहरण। क्यों कि मूल तो था अति, लेकिन वहां से स्वर गायब होकर उसका क्या हो गया, यह बन गया, इसलिए उसके रूप बदल गए। तो अब हमें दिखाई कुछ दे रहा है, पढ़ा हमने अति उपसर्ग के रूप में, किस में आता है, अविभाज्य समास में आता है, लेकिन यहाँ रूप क्या उसका बदला हुआ है। फिर भी समास कौन सा होगा,
अव्ययभाव समास ही होगा। यहां से हम आगे वाले इस भाग को क्या करेंगे, हटा लेंगे और इन ऊपर वाले तीनों में से कोई सा अर्थ लगा देंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, हमें इसका टुकड़ा भी आना चाहिए, तभी हमारे से होगा। अत्यंत के अंदर क्या है, अब यहीं इसी साथ में संधि, अति प्लस में क्या है, अंत है। अति प्लस में क्या है, अंत है। तो यहां से अति को तो टाल लेंगे और वो ऊपर वाला वहां से कोई अर्थ ले आएंगे। क्या हो जाएगा, अत्यंत अंत या अंत की अधिकता। क्या हो जाएगा, अंत की अधिकता। अत्यावश्यक तो टुकड़ा क्या हुआ, अति प्लस में आवश्यक। जब हम टुकड़ा कर लेंगे तभी इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्या है, अत्यंत, अति का देखो तीनों में से कौन सा बोलने में सुविधा रहती है, जो सही लगता है, तो क्या हो जाएगा, अत्यंत आवश्यक, तो उसको अत्यावश्यक कह दे। अत्यल्प तो क्या हो जाएगा, अति प्लस में अल्प हुआ। अब क्या कर रहे हैं, समास विग्रह करना है, तो क्या करेंगे, अत्यंत अल्प। जहां अत्यंत अल्प लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, उसका समास विग्रह हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, अत्यंत, क्या हो जाएगा, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, अंत की अधिकता, अंत की अधिकता। अत्याधुनिक टुकड़ा क्या हो जाएगा, अति प्लस में आधुनिक। अब हमने इसका ऐसे संधि क्यों किया, क्योंकि हमें पता चल जाए इस शब्द में है क्या। अति उपसर्ग आ रहा है, अब करना है हमें समास विग्रह, तो इस अति को क्या करेंगे, हम यहां से हटा लिया और ऊपर में से जो भी शब्द बोलने में सुविधा लगे, सही लगे, उसको क्या लिख देंगे, क्या होगा, क्या है, अत्यंत आधुनिक। तो इस प्रकार से जहां अति उपसर्ग होंगे उनके 3 रूप बनेंगे। उन स्थितियों में हमेशा ही कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो जहां दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है उनमें भी अव्ययभाव समास है, जहां अति की मात्रा क्या है, बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ अतीत और अतीव और अतीन्द्रिय, ये बहुत तीनों ही अच्छे शब्द है। आपसे संधि में भी आप उदाहरण देखोगे, पीछे के उठा के पेपर देखोगे, आपको हर हालत में ही मिलेंगे। क्यों कि वही परीक्षा में दिए जाते हैं जो शब्दों के रूप बदले हुए। रूप कैसे बदलेगा इस अति का, दीर्घ स्वर संधि के कारण। और ये ए के आगे आध आता है, यह कैसे हुआ, यण संधि के कारण हुआ। लेकिन यहाँ ए के आगे आध आता है का मतलब क्या है ये कौन सा, अति उपसर्ग ही है। बात समझ आई, पढ़ा है पहले। अब कोई भी शब्द देखो जहां अति उपसर्ग हो, वो उसमें दुनिया के कितने रूप होंगे, शब्द के 3 रूप होंगे, क्यों चौथा है ही नहीं। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम, अब देखिए ये अति शब्दकोश में नहीं है, इसका मतलब ये अति है ही नहीं। क्यों कि अति कौन सा है, ये रूप ही है। इसलिए हमें इससे डबल माइंड होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अति उपसर्ग कभी भी नहीं हो सकता, है ही नहीं। समझ गए। तो यहाँ अति का कोई भी शब्द हो तो हम उसको कर सकते हैं। बात समझ आई। चलिए अब करते हैं हम आगे, कौन सा, अनु वाला। ये शब्द वो लिखें जो आपके संधि के लिए भी महत्वपूर्ण है, सब शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यहाँ समास के लिए भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए हाँ जी, अति का कर लिया। अब देखिए अनु का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, सब शुद्धि के लिए और समास के लिए, और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी इसके शब्द आते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ हम लिखते हैं इस अनु को। इस अनु का अर्थ होता है छोटा, पश्चात, अनुसार, प्रत्येक और समीप। कितने अर्थ है इसके, 5 अर्थ है। अब दुनिया का कोई भी शब्द है, इन 5 में से घूम के आ जाए जहां अनु का है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये अनु कहीं भी है तो यहां कुछ नहीं, ये एक नाम है लड़की का। इसके अलावा शब्दकोश में ऐसे सिंगल अनु कहीं भी नहीं है। अब क्या होगा, जब आपसे समास के लिए या संधि की बात आती है तो इसके आगे कुछ ना कुछ लिखा है तो उसकी मात्रा बदल गई। जैसे मैं बता दूं, हम अनु कर रहे हैं तो
दुनिया का कोई शब्द है, या तो इस नु की मात्रा बड़ी मिल सकती है, जहां मात्रा बड़ी मिलेगी इसका मतलब वो बड़ी मात्रा किससे हुई है, दीर्घ स्वर संधि से हुई है। क्यों कि बड़ी मात्रा का तो दुनिया में कोई और शब्द ही नहीं है, एक अनु ही है। अनु नाम विशेष होता है, बाकी कहाँ चलता है, अनु ही चलता है। अब दूसरी बात, ए के आगे आधा न और इसके आगे यहाँ कुछ भी लिख दे और मुख्य रूप से क्या होगा, यहाँ यह ही आता है, तो वहाँ कौन सी हो जाती है, यण संधि होती है। कैसे, इस अनु के कारण, क्योंकि ए के आगे नु जो था उससे क्या है, यह और वह वाली जो स्टेज आती है उसके अंदर ऐसा होता है नु की मात्रा। या क्या इसमें ए के आगे आधा, न के आगे ये आ जाता है और या क्या जाता है, वह। मुख्य रूप से वहाँ क्या मिलता है आपको, वह ही मिलता है। अनु के दो ही रूप है, या ये छोटी मात्रा होगी या ये होगी, क्योंकि ऊ के हिसाब से कौन से दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण मिलेंगे, या जहाँ यह और वह बनता है यण संधि में, दो ही रूप है। ठीक है, अब यहाँ एक नोट आने की बात है, विशेष बात है कि अनु उपसर्ग दिखाई दे लेकिन उसका अर्थ नकारात्मक ना आए। नकारात्मक यदि या नहीं में आता है तो ध्यान दें वहां अनु नहीं है, वहां क्या है, अन्न में न हलंत वाला है। तो अन्न में न हलंत वाला आ जाएगा तो ये कौन सा आएगा, तत्पुरुष समास में न तत्पुरुष समास होता है जो नकारात्मक अर्थ थे। तो सबसे पहले ये देखना है, जैसे शब्द देखिए अनुपस्थित क्या है, अब हमें दिखाई क्या दे रहा है, अनु, तो हम सोचते हैं अनु, अनु उपसर्ग नहीं है यहाँ। दूसरा अनुतीर्ण शब्द, तीसरा अनुपलब्ध शब्द, चौथा अनुर्वर शब्द। ये देखो 4 शब्द है, बहुत अच्छे शब्द है शब्द शुद्धि के लिए और साथ में उपसर्ग के लिए भी। इसमें क्या होगा, अन्न में न हलंत प्लस में क्या है, उपलब्ध है। हम पढ़ क्या रहे हैं, समास, लेकिन वो शब्द हमें क्या है, परीक्षा में ऐसे देगा जिसमें अनु दिखाई देता है और आपसे क्या पूछ ले, उपसर्ग, या हमारे से समास भी पूछ लेता है। तो उस स्थिति में वहाँ अविभाव समास नहीं है, कौन सा होगा, वहाँ तत्पुरुष समास हो। क्यों कि हमने तो अनु को पढ़ लिया, हम सोचते हैं अनु से अविभाव समास हो गया, नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अनुर्वर, अन्न में न हलंत प्लस में उर्वर। अनुर्वर का अर्थ होता है जो भूमि उपजाऊ नहीं है। अनुपलब्ध का अर्थ है जो उपलब्ध नहीं है। अनुतीर्ण, इसमें भी क्या है, अन्न में न हलंत प्लस में क्या है, उत्तीर्ण है, जो उत्तीर्ण नहीं है। तो अर्थ अनुतीर्ण का क्या आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है। अनुपलब्ध में क्या आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है। अनुर्वर में क्या आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है। और अनुपस्थित में भी क्या है, अन्न में न हलंत प्लस में क्या होगा, उपस्थित होगा। अन्न में न हलंत प्लस में क्या है, उपस्थित है, तो न उपस्थित। तो यहाँ अनु दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ अनु नहीं है, तो यहाँ क्या है, तत्पुरुष समास है, यहाँ क्या है, अन्न वाला है। बात समझ गए। अब ये तो बीच में नोट में बात आ गई, हम पढ़ क्या रहे हैं, अनु वाला पढ़ रहे हैं, समझ गए। आपको परीक्षा में ये देगा, उदाहरण ही आपको ये मिलेंगे। क्यों कि ये रूप बदलते हैं, इसलिए वो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं हमारी अनु वाली। इसके अंदर क्या है, सीधे शब्द आने, जैसे ये अनु है। अब ये अनु कैसे, यहां अनूप शब्द हो गया, क्या हुआ, अनूप शब्द, ध्यान दीजिए। तो यहां क्या है, अन्न प्लस में उप, अन्न प्लस में क्या हुआ, उप हुआ। तो अनूप का अर्थ क्या होता है, अजब, अनोखा, निराला, अद्वितीय होता है, जिसको हम अनुपम कहते हैं। क्या है कि न उप, उप का मतलब यहाँ उपमा है, उप का मतलब क्या है, यहाँ उपमा। तो ध्यान दें अनूप शब्द भी इस अनु में नहीं मिलेगा, अनूप शब्द भी इसमें नहीं मिलेगा। बात समझ रहे। चलिए अब देखिए, तो इसमें आने कौन से शब्द है उस पर हम चर्चा करते हैं। अनुदिन, क्या है, अनुदिन, ये नहीं मिलेंगे, कौन से होंगे, इस अनु वाले। अनुदिन, अनुपल, अनुभाग, अनुमान, अनुसार और अनुचर और
गंग और अनु हरि, और क्या है अनु हरि। तो अब ये शब्द आ जाए अनु हरि, आपसे पूछे समास क्या है तो क्या होगा हरि के समीप। क्या होगा हरि के समीप, ऊपर समीप पर दिया ना। अनुगंग समास विग्रह क्या हो जाएगा गंगा के समीप। क्या हो गया गंगा के समीप। तो इसमें भी क्या है यहाँ ऐसे लगा हो सकता है, कार की व्यक्ति लगा सकता है। क्यों समास में क्या है कार की व्यक्ति लगती है और हटती है, कुछ में लगती है और कुछ में न लगती, सेंटेंस पूरा हो जाए तो जरूरत नहीं होती। अनुसार तो क्या हो जाएगा सार के अनुसार, ये हो गया समास विग्रह। और ये क्या है समासी के शब्द, जिसे क्या कहते हैं समस्त पद भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं समासिक शब्द कह दो, समस्त पद कह दो। अनुमान तो क्या हो जाएगा मान के अनुसार। मान का मतलब क्या होता है मान का मतलब होता है मानना, भी मानने के अनुसार। तो पेपर में मानने के अनुसार लिखा तो भी सही है, मान का मतलब क्या है मानना ही है। अनुचर, चर का अर्थ क्या होता है चलना है, यहाँ वो चार है जिसको हम आचार कह रहे थे जो पीछे पड़ा था। अनुचर क्या है चर के अनुसार। चर का मतलब यहाँ चलना आचरण है, पीछे चलने के लिए भी कहा जाता है। अनुदिन तो टुकड़ा क्या हो जाएगा प्रत्येक दिन, ये इसका समास विग्रह हो गया। अनुपल तो क्या हो जाएगा प्रत्येक पल। और अनुभाग क्या हो जाएगा छोटा भाग। अनुभाग का क्या हो जाएगा छोटा भाग। बात समझ आई। ये था तुम्हारा इस प्रकार से। अब बात आती है ये शब्द ए के आगे आधा न, ए के आगे आधा न, तो यहाँ ऊ कट होकर क्या बनता है यण, यण संधि के अंदर शब्द आते हैं। कौन सा शब्द होगा देखिए अन्वय। क्या है शब्द क्या है बहुत ही अच्छा शब्द है अन्वय। तो क्या हो जाएगा अनु प्लस में ए होगा। अनु प्लस में क्या होगा ए, क्यों कि ऊर ए मिलकर क्या हो गया वह बन गया यण संधि के अंदर। ऊर ए मिलकर क्या हुआ वह हुआ। बहुत ही अच्छा शब्द है। अब बात आती है हम समास करें तो इसका विग्रह कैसे करें। इस अनु को तो वहां से हम हटा लेंगे, ठीक है, और इस ए को क्या है जोड़ के पूरा करना। अब अपने सोचते हैं ए का क्या अर्थ होता है। अब अर्थ हमें आए न, क्योंकि वो तो हमारे से समास विग्रह करवा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आय के अनुसार। अन्वय का अर्थ क्या होता है वैसे तो टुकड़ा होता है, खंड को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं टुकड़ा या खंड को कहते हैं। तो ये था तुम्हारा अनु का। पेपर में जब अनु का देता है तो वो आपसे अन्न वाले उदाहरण दे देता है, तो उसमें इसके वाहन न पूछकर आपसे सब शुद्धि के हिसाब से या उपसर्ग या प्रत्येक टुकड़े करवाने में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा अनु का, ठीक है। अब बात आती है आपके आगे का जो उपसर्ग है वो कौन सा है उप। अब देखिए उप कौन सा उपसर्ग है उप। अब देखिए उप उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाओ कौन सा समास होता है अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। अब देखिए उप का अर्थ होता है छोटा और पश्चात और अनुसार। ये इसके क्या होते हैं तीन अर्थ होते हैं। बहुत ही अच्छे जो शब्द है उसमें ये उपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसका क्या है, में टुकड़ा आना चाहिए तभी हम समास विग्रह कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा उप प्लस में इच्छा, उप प्लस में इच्छा। आपने बोला अपेक्षा, ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या है देखिए उप प्लस में इच्छा, देख रहे हो ये क्या हुआ भाई, उपेक्षा उप प्लस में इच्छा और अपेक्षा, सही है। अरे अपेक्षा शब्द ही अलग है, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा, इसका टुकड़ा नहीं है यहाँ, तो इसका टुकड़ा क्या है अप प्लस में क्या है इच्छा, तो यहाँ क्या है ए और ये क्या है ई, मिलकर क्या हो गया ए, तब अपेक्षा हुआ है। अपेक्षा माने आशा, अपेक्षा माने आशा। तो क्या है यहाँ ए है,
और यहाँ क्या है, उ है, तो उपेक्षा का हुआ। अब देखिए इच्छा का अर्थ क्या होता है, इच्छा का अर्थ होता है देखना, इच्छा का अर्थ क्या होता है, देखना, और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है, आशा होता है, उपेक्षा का क्या होता है, आशा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही था। अब देखिए उपमान, उपकार, उपलब्ध, उपस्थित, ये सीधे शब्द है, सीधा टुकड़ा हो गया, साथ के साथ ऊपर वाले में से कोई सा अर्थ लगा दिया। उपकृत, ये क्या है, समास विग्रह। उपकरण, ये भी क्या है, समास विग्रह। तो जहां उप वाले आते हैं वहां कोई समस्या नहीं होती है। मुख्य शब्द क्या है, एक ही है, इसमें मुख्य शब्द यही है। और कोई शब्द आ रहा है दिमाग में तो बोल दीजिए। हाँ जी, उपरांत, उपरांत का अर्थ क्या होता है, बाद। तो यहाँ क्या देखिए, ऊपर प्लस में अंत, ऊपर प्लस में अंत, तो क्या है, ए और ये ए मिलकर क्या हुआ, आ हुआ। उपरांत का अर्थ होता है बाद, उपरांत का अर्थ क्या होता है, बाद होता है। इसका ये बनेगा ऐसे, वो अपने दिखाई ये देता है, यही तो गड़बड़ होती है, यही तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए समास विग्रह क्या हो गया, कृत का अर्थ क्या होता है, करना होता है, कृत क्री धातु के रूप में। तो यहाँ से ये है, तो उप ये शुरुआत वाले क्या है, सारे के सारे हट जाएंगे, ऊपर वाले में से क्या लगेगा, अर्थ लगेगा। तो क्या हो जाएगा, कृत के अनुसार, या कृत के दो या कार्य के दो एक ही बात है। कृत का अर्थ क्या होता है, कार्य होता है। करण, अब देखिए कृत, कार, कृति, करण और कर्ता, ये पांच रूप है। ये पांचों किसके, क्री धातु के। और क्री का अर्थ क्या होता है, करना होता है। अब इन पांचों में से कोई सा लगा के पांच शब्द लगा लो, उपकृत, उपकरण, उपकर्ता, कोई सा कर लो से, अर्थ क्या आना है, यही आना है। उपकरण तो क्या हो जाएगा, करण के अनुसार। करण का मतलब होता है कार्य के अनुसार या करने वाले के अनुसार, काम के अनुसार। इसी प्रकार से उपकार, उपकार का मतलब अपने अर्थ तो क्या कहते हैं, भलाई करना। उपकार तो क्या हो जाएगा, कार के अनुसार, या यूं कह दो करने के अनुसार। उपमान तो क्या हो जाएगा, मान के अनुसार, ये इसका क्या होगा, समास विग्रह। उपलब्ध, लब्ध के अनुसार, लब्ध का मतलब प्राप्त करने के अनुसार। अब देखिए यहाँ लब्ध लिख दो, चाहे आप उसका अर्थ लगा लो, चाहे उसका अर्थ लगा लो, चाहे उपस्थित तो क्या हो जाएगा, समीप स्थित, क्या हो जाएगा, समीप स्थित। उप का अर्थ क्या होता है, समीप भी होता है, उप का अर्थ क्या होता है, समीप भी होता है। ये था तुम्हारा उप का, जिसमें एक ही शब्द बनता है। अच्छा हो गया। चलिए अब बात आती है आपके आगे यथा की। एक बार इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो फिर आपके गलत नहीं होगा, समय तो लगेगा इसमें। अब देखिए यथा, यथा उपसर्ग है, यथा से जो भी शब्द आरंभ हो वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। यथा का मतलब क्या होता है, जैसा या जैसी, जैसा या जैसी। एक ही शब्द है इसमें, यथार्थ, और दूसरा है यथा निर्दिष्ट। मुख्य शब्द इसमें एक ही है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यथार्थ तो सबसे पहले हम इसका टुकड़ा करें तो क्या हुआ, यथा प्लस में अर्थ, ये हुआ। अब देखते हैं इसका समास विग्रह। तो यथा का जैसा जैसी तो क्या हो जाएगा, जैसा जैसा अर्थ। लो जी, एक ही शब्द है ये। अब उसके बाद में यथा निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का अर्थ होता है दिखाई देना, जैसा निर्दिष्ट, जैसा निर्दिष्ट। भाई आप उसका अर्थ लिख दो, चाहे वो यदि निर्दिष्ट नहीं है, दिखाई देना दिया है तो दिखाई देना करो, अन्यथा जो पेपर में शब्द आया उसको उसी में मानना होता है। हमें अर्थ भी आता है वो भी, लेकिन पेपर के अंदर यदि अर्थ भी दे दे, जैसे निर्दिष्ट भी दे दे, हम सही किसको करेंगे, निर्दिष्ट वाले को करेंगे, क्योंकि मान्य वहाँ ऑप्शन में पहले दे रखा है तो वो करना पड़ेगा। अब जैसे इसी में शब्द आता है कुछ नहीं, यथा कर्म, यथा शक्ति, यथा कुछ नहीं, सीधे है, यहाँ कोई संधि का सिस्टम नहीं। संधि वाला शब्द इसमें क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है, बस एक ही शब्द महत्वपूर्ण है। यथा कर्म समास विग्रह क्या हो जाएगा, जैसा कर्म। यथा शक्ति क्या हो जाएगा, जैसी शक्ति। ये हो गया इसका समास विग्रह। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है,
एक ही शब्द है यथार्थ। जैसा अर्थ, कौन सा समास हुआ? अव्ययभाव समास। चलिए अब है यावत। यावत में क्या आता है? हलंत है। यावत का भी क्या होता है? तक और पर्यंत, से लेकर और तक, ये अर्थ आते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है याव जीवन, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। ध्यान दें, दो चय एक आधा एक पूरा, दो जय एक आधा या पूरा या दोनों ही आधे, जैसे उज्ज्वल शब्द में आते हैं। दो लय एक आधा एक पूरा, दो टय एक आधा एक पूरा, दो डय एक आधा और एक पूरा। इस प्रकार से यदि हो तो ये पहले वाला हट जाता है और उसके स्थान पर क्या हो जाता है? तय हो जाता है। क्यों? वो गिनती के शब्द है, उपसर्ग है। सत्य, उत और तत् अधिकतर परीक्षाओं में मिलते हैं। अब यहाँ चक्कर क्या है? गाइडों में कहीं कुछ गलत दिया हो सकता है। ध्यान दीजिए, दो स्थिति होती है, एक होता है सद, एक होता है उद और एक होता है तद। ध्यान दें, ये संस्कृत के अंदर मान्य है और ये हिंदी के अंदर मान्य है। चाहे आपके दोनों ही ऑप्शन में दे दे, हम सही किसको करेंगे? ये तय वाले ही करने हैं हमें सही। क्यों? कि ये तो संस्कृत में है, हिंदी में कौन से हैं? ये टुकड़ा करेंगे। ध्यान रखना, अधिकतर परीक्षाओं में आपको मिलेगा जैसे सत से संधि शब्द है तो उसमें तय और दय के दोनों विग्रह वो दे देगा, संधि में दे देता है और किस में देता है? समास में भी दे देता है। तो सही कौन से हैं? हिंदी में। तो हम इनको सही करेंगे, इनको क्या करेंगे? गलत करेंगे। समझ गए? अब यहाँ कौन सा है? याव जीवन। इसका मतलब मैंने क्या बताया? दो जय आ जाए, एक आधा एक पूरा या दोनों आधे। समझ गए? वहाँ कौन सा टुकड़े के हिसाब से हो रहा है? क्या शब्द क्या है? उपसर्ग क्या है? वहाँ अवयव क्या है? यावती है। यावत जीवन, तो टुकड़ा क्या करेंगे? यावत तो लिखेंगे नहीं, उसका क्या आएगा? वहाँ अर्थ आएगा। क्या है? जीवन पर्यंत। क्या है? जीवन पर्यंत। दूसरा शब्द है यावत समुद्र। यावत समुद्र, हम क्या बोलते हैं? समुद्र। समुद्र नहीं होता है, समुद्र होता है। यावत समुद्र, समुद्र पर्यंत। बात समझिए, मुख्य शब्द इसके अंदर एक ही है। ठीक है, ये था आपका यावत का। ठीक है, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण आपका अगला महत्वपूर्ण प्रति। ये सबसे महत्वपूर्ण आपके संधि के लिए और समास के लिए दोनों में महत्वपूर्ण है। प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, दूसरा, बदले में और सामने। ये क्या इसके अर्थ है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया का कोई भी शब्द हो उसके आगे ये प्रति, इसके आगे कुछ भी लिख दिया, इसका मतलब वहाँ सीधे दो शब्दों को मिलाया गया है। हम उसको अलग कर देंगे, प्रति को हटाकर उसके ऊपर वाला अर्थ लिख देंगे और बाकी को सीधा लिख लेंगे, समास विग्रह हो गया जी। दूसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है, कोई भी शब्द हो उसके आगे प्रति की मात्रा ऐसे कर दी। और तीसरा जो रूप होता है प्र, आगे आद आता है और ये, जहाँ ये होगा वहाँ यण संधि वाले उदाहरण है, जहाँ ये है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, और जहाँ ये है वहाँ क्या है? संयोग है, यानी दो शब्दों को सिर्फ और सिर्फ जोड़ा गया है, कुछ भी नहीं है। आपसे यही पूछेगा वो, समास पूछे चाहे संधि पूछे। अब देखिए, दुनिया का कोई भी शब्द हो उसमें इस प्रति के आगे एक वर्ण लिख दे, दो वर्ण लिख दे, तीन लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अर्थ आए या नहीं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधा टुकड़ा करके आगे वाले को हटा देंगे और इनमें ऊपर में से जो भी अर्थ सेट होता है उसको लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें अब ये है, इसकी मात्रा ऐसे भी लगा दे, ये भी लगा दे, यहाँ भी कुछ लिख दे, चाहे यहाँ भी कुछ लिख दे। जैसे शब्द देखिए, बहुत ही अच्छा शब्द है प्रत्युपकार, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्पन्नमति, ये तो लंबा हो जाता है, छोड़ो। प्रत्यक्ष, प्रत्यावर्तन, दिख रहे रूप, यही शब्द आपको परीक्षा में देगा वो। प्रत्युत्तर तो टुकड़ा क्या हो जाएगा? प्रति प्लस में उत्तर, ये तो हुआ टुकड़ा जिसको संधि विच्छेद भी कहते हैं। कौन सी संधि है? यण संधि। तो क्या होगा? प्रत्युत्तर बदले में
उत्तर, ये क्या हो गया, उसका समास विग्रह हो गया। प्रत्युपकार, टुकड़ा क्या हुआ, प्रति प्लस में उपकार, क्योंकि ये बिना टुकड़े के हम उसका समास विग्रह नहीं कर सकते। प्रत्युपकार क्या हो गया, हाँ, बदले में उपकार, तो ये क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह, बदले में उपकार हो गया। प्रत्यक्ष बहुत ही अच्छा शब्द है, अक्ष के सामने या अक्षी के सामने, अक्ष कहें तो प्रत्यक्ष, तो क्या हो जाएगा, अक्ष के सामने। और यदि दे अक्षी लिखा हो जाए तो ध्यान रखना सही ये है, अक्षी के सामने, अक्षी का अर्थ होता है आंख, आंख के सामने, ठीक है। प्रत्यावर्तन तो क्या हो जाएगा, बदले में आवर्तन, आवर्तन का अर्थ होता है लौटना, आवर्तन का अर्थ क्या होता है, लौटना। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे शब्द हैं, प्रतीक, प्रतीत, और अगला जो शब्द है सबसे अच्छा, प्रतीक्षा। बस जी यही महत्वपूर्ण आपके, प्रतीक पहले टुकड़ा आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस में इक, प्रति प्लस में इक। अब आपका यहाँ प्रत्यय भी आ गया इक, और यहाँ क्या हो गया, प्रति हो गया, तो मात्रा क्या है इसकी ऐसे बदली, यहाँ कौन सी दीर्घ संधि के कारण हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक इक। प्रतीक माने वैसे तो पहचान होता है। अब ध्यान दीजिए, दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनके टुकड़े करें, जरूरी नहीं है वो उसके अंदर अर्थ है वो अर्थ आ जाए, ये जरूरी नहीं होता है। किसी शब्द का अर्थ अलग है और टुकड़ा करने पर वो उसमें अर्थ प्रकट कई बार नहीं होता है, तो उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा सही नहीं है, वो है सही, लेकिन हमेशा टुकड़ा करने पर उसमें हमेशा ही वो अर्थ आए, ये जरूरी नहीं है। क्यों समस्या आती है, क्योंकि हर एक शब्द के अर्थ बहुत सारे होते हैं, हमें सारे आते नहीं, इसलिए हमें लगता है कि शायद ये गलत है, वो गलत नहीं होता है, वो सही होता है। चलिए प्रतीक तो क्या हो जाएगा, अब इसमें से कौन सा सही लगता है, प्रत्येक इक, जो प्रतीक प्रति प्लस में क्या हुआ, इक हुआ, तो क्या है, प्रत्येक इक। प्रतीत टुकड़ा क्या हो जाएगा, प्रति प्लस में इत, इत का अर्थ होता है वाला, प्रतीत माने हमें आभास हो रहा जैसे, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से प्रति हट जाएगा और उसका समास विग्रह में इसमें ऊपर से लग जाएगा, प्रत्येक इत। सबसे जो महत्वपूर्ण है ये है जी प्रतीक्षा वाला शब्द, तो क्या हो जाएगा,